नमस्कार। आज की पीटीएम में हमें ज्ञात हुआ कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एमडीपी को लेकर बहुत से डाउट्स हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें एमडीपी प्रोजेक्ट की डिटेल्ड जानकारी आपको दी जाए। तो ये एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हमने तैयार किया है। तो चलिए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। आज की ये डिस्कशन जो है इसमें आप सभी को मुख्य 4 बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। पहला पॉइंट, एमडीपी क्या है। दूसरा पॉइंट, एमडीपी करना आवश्यक क्यों है। तीसरा पॉइंट, एमडीपी है लेकिन इसको किस तरह से सफलतापूर्वक कंप्लीट करना है, अत्यंत आवश्यक है ये पॉइंट। और चौथा पॉइंट, छोटा सा डाउट रहता है कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी और एमडीपी प्रोजेक्ट क्या ये एक ही है या अलग अलग है। तो शुरू से हम लेते हैं हमारा पहला पॉइंट, एमडीपी प्रोजेक्ट। एमडीपी का फुल फॉर्म है बच्चों मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ जुड़ के बनेगा एक प्रोजेक्ट। ध्यान देना है कि पूरे वर्ष के लिए एक ही प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग अप टू एंड ऑफ द फरवरी मंथ। तो हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। एक ही टॉपिक रहेगा, एक पूरे साल चलेगा और उसमें एक ही प्रोजेक्ट में हमें चारों विषय के बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, आगे फिर पॉइंट कवर करते हैं कि एमडीपी प्रोजेक्ट आवश्यक क्यों है। देखिए बच्चों, ये जो प्रोजेक्ट है, इस बार का प्रोजेक्ट, इसको मार्क्स से जोड़ दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि अगर आप 80 मार्क्स का एग्जाम देंगे, टोटल एनुअल एग्जाम अगर आपका 80 मार्क्स का होगा तो उसमें से 20 मार्क्स आपके एमडीपी के होंगे, 20 ओरल टेस्ट के होंगे, बाकी बच गए 40 मार्क्स। 40 मार्क्स कहाँ होंगे, जो हमने गूगल फॉर्म से आपके जो टेस्ट लेते हैं वो 40 मार्क्स के रहेंगे। तो अब सोचिए कि 80 में से 20 मार्क्स कितना ज़्यादा मायने रखते हैं। और एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट का 20 मार्क्स का वेटेज है अपना अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये एमडीपी प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि बच्चा जब एमडीपी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा तो किस तरह से उसकी हेल्प हमें करनी है, किस तरह से वो कनेक्ट करेगा चारों सब्जेक्ट्स को। तो हमने इन 4 सब्जेक्ट को 3 सब्जेक्ट में बांध दिया है। जैसे मान लीजिए एक तो मैथ हो गया, हिंदी और इंग्लिश को हमने एक साथ रख दिया तो वो हो गया लैंग्वेज। थर्ड इज ईवीएस। अब जब ध्यान रखना है, जब बच्चा ईवीएस कर रहा है तो बच्चे ने ऑब्जर्व क्या किया अपने टॉपिक के बारे में वो लिखेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद वो कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन निकालता है अपने दिमाग में, उसको वो सब हमें पेश करना है। और ईवीएस में ही फाइनल फैक्ट्स जो निकालता है, मतलब बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ के उसके बारे में क्या चीज वो सीखा फाइनली, अदर देन द टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा उसने क्या सीखा, तो वो चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, ईवीएस में उसका ऑब्जर्वेशन और उसने क्या सीखा, 2 चीज ध्यान रखनी है। लैंग्वेज में 2 चीज आपको फिर से आगे ध्यान देनी है। एक तो ये देखो कि जो टॉपिक उसने चुना है उसके रिलेटेड स्पेलिंग क्या बनता है, वो स्पेलिंग कवर करनी है। या फिर दूसरा पॉइंट बनता है कि उस टॉपिक के बारे में फ्रीली अपने माइंड से बच्चा क्या लिख सकता है, क्रिएटिव राइटिंग, तो बन जाएगा क्रिएटिव राइटिंग, है ना। तो वो इंग्लिश कवर हो गया और हिंदी भी, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस तरह से कवर कर सकता है। अब आएगी बात मैथ की। मैथ में देखिए नंबर सिस्टम होता है, तो आपका टॉपिक नंबर सिस्टम में किस तरह से अटैच हो रहा है वो देखना है।
ठीक है, उसके अंदर प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, डिवाइड करना आ जाता है ना, और अदर पॉइंट्स भी आ जाते हैं। फिफ्थ में थोड़ा सा वास्ट हो जाता है और थर्ड में बिल्कुल सिंपल होता है। तो एक तो नंबर सिस्टम आ गया मैथ में। दूसरा आता है पैटर्न। आप ध्यान दोगे ना, कोई भी टॉपिक उठाओगे तो उसमें पैटर्न जोड़ दो, आपका काम अट्रैक्टिव भी हो जाएगा और हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। फिर मैथ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देनी है आपके टॉपिक से रिलेटेड। बच्चा कैलकुलेट भी करे और अपने माइंड से किसी भी समस्या को सॉल्व करे, जिसमें आप रीडल्स भी दे सकते हैं, कोई पजल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इस टॉपिक को एक वाटर टॉपिक से जोड़ के आपके सामने पेश करता हूं कि वाटर टॉपिक अगर हमें लेना है तो किस तरह से हम ईवीएस लैंग्वेज और मैथ करेंगे। देखो, वाटर टॉपिक हमने लिया तो सबसे पहले करो कि पानी, बच्चा पानी के बारे में क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि हम घर में जब डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं तो पानी कहां कहां यूज होता है। ये हो गया ना थर्ड क्लास के लिए। किन किन तरीकों से हम पानी यूज करते हैं वो पिक्चर के साथ भी शो कर सकते हो और लिख के भी शो कर सकते हो। वो ईवीएस में आ गया। अब पानी को लेकर ही ये हो सकता है कि कौन सी चीज में पानी, कौन सी एक्टिविटी में पानी ज्यादा लग जाता है, कौन सी में कम लग जाता है, ये भी ऑब्जर्वेशन है। अब थोड़ा बच्चा और जब आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि कौन सा पानी हमारे पीने लायक है, कौन सा पानी हमारे पीने लायक नहीं है। तो वो आइडेंटिफाई करता है, तो उससे पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन कि क्लीन वाटर एंड डर्टी वाटर में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह का होता है। आप सिंपली फोटो खींच के क्लीन वाटर की और डर्टी वाटर की फोटो खींच के अपने फाइल में चिपका के नीचे क्लीन वाटर डर्टी वाटर क्लास थर्ड का हो गया। फिर जब बच्चा टॉपिक के बारे में सीखा क्या, तो उसमें जनरल क्वेश्चन अदर देन द टेक्स्ट बुक डाल सकते हो कि पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, पानी हमें सेव क्यों करना चाहिए, और हाउ शुड वी सेव वाटर, किन किन तरीकों से हम पानी सेव कर सकते हैं। या पानी से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट भी दिखा सकते हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया ईवीएस। चलिए अब दूसरा है लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों। मैंने बताया था एक तो स्पेलिंग पकड़ लो और एक राइटिंग पकड़ लो। स्पेलिंग में आप दे दो कि बच्चों को डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर जो है ना, जैसे सी का स्पेलिंग आ जाएगा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, समुद्र, रिवर, RIVER, फिर नदी, ये स्पेलिंग आ जाएगा। लेकिन लेवल का ध्यान रखना है बच्चों की। क्लास थर्ड का लेवल अलग रहेगा और क्लास फिफ्थ का लेवल अलग रहेगा। देखिए, और फिर सेकंड पॉइंट बनेगा कि बच्चा अपने माइंड से उसके टॉपिक के बारे में, वाटर के बारे में क्या लिख सकता है। जैसे मान लो वाटर से रिलेटेड सीजन कौन सा है, वर्षा ऋतु, हिंदी में लिखवा दो। वर्षा ऋतु के बारे में 10 वाक्य लिखें। बच्चा जो अपने कैपेबिलिटी से जो लिखे उसी दौरान आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है कि बच्चे ने जो लिखा उसके अंदर हम थोड़ा उसको ऐड करके दे दें ताकि बच्चा सीखे। देखो, सीखना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे ने जो लिखा वो हमने चेक नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, उसको बताया नहीं, तो वो हेल्प नहीं करेगा। उसने जो किया उसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई करा के उसे और करा दो, ताकि उसने आगे सीखा भी है प्रोजेक्ट में, तो हमारा प्रोजेक्ट यूजफुल बन जाता है। दूसरा है भारत की नदियों के बारे में लिखो, क्लास फिफ्थ कर दो। तो फिर मान लीजिए कि आपदा आती है ना, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज, उसमें पानी के कारण क्या आता है, तो बच्चा बोलेगा फ्लड है ना, बाढ़, तो उसके बारे में वाक्य लिखा दो। और फिर इसी चीज को आप स्पेलिंग और क्रिएटिव राइटिंग बांट तो हो गया अपना लैंग्वेज कवर। अब मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन, मैथ कैसे जोड़े ऐसा आता है। अगर शॉर्ट में मैं इस टॉपिक को कवर करूं, वाटर को मैथ से कैसे अटैच करें, तो क्या होगा कि वाटर को हम मेजर कैसे करते हैं, बताओ।
मीटर में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे या फिर लीटर में। और वाटर अगर मान लो थोड़ी क्वांटिटी है तो लीटर में या मिलीलीटर में, और ज़्यादा क्वांटिटी है तो लीटर में या मिलीलीटर में। तो ये लीटर मिलीलीटर आ सकता है वाटर में। दूसरा आ सकता है एग्जाम्पल्स दो, जैसे आपके पास ऐसी चीज़ें इकट्ठी करो जिनके अंदर मेजरमेंट जो होता है लिक्विड चीज़ का वो होता है एमएल में, यानी घर में छोटी छोटी कोई शीशी होगी जिसका मेजरमेंट होता है मिलीलीटर में। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बाजार से खरीदते हो और आपको मिलीलीटर में लीटर में लेनी पड़ती है, कौन सी मिलीलीटर में लेनी पड़ती है ना। तो एमएल और लीटर का कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा। फिर इसके ऊपर जो मैंने अभी जो आपको बताया उसके ऊपर प्रॉब्लम्स दे सकते हो। एक ग्लास पानी है और आपके सामने एक पेट है आपका डॉग और एक एलिफेंट है पास में, तो वो एक ग्लास पानी किसकी प्यास बुझा सकता है ना। इस तरह के फनी क्वेश्चंस बना के दे सकते हो। मेन मकसद हमारा है बच्चों को लिक्विड के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में जानकारी देना, ठीक है। और फिर अब इसका मैं कह रहा हूँ प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि मेरे पास 500 ml है और तुम्हारे पास 500 ml है, दोनों के पास मिल्क है, हमने दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो कितना मिल्क इकट्ठा है हुआ, तो कितना हुआ 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर भी बोल सकते हैं, 1000 ml भी बोल सकते हैं। बस ये जो मैं बोल रहा हूँ इसी चीज को आप रिटर्न फॉर्म में लेकर आना है आपको किस तरह, ठीक है। और ये हुआ प्लस। फिर माइनस कैसे करेंगे कि मान लीजिए मेरे पास 700 ml जूस है, मुझे चाहिए 1 लीटर, तो मुझे कितना और जूस उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अपने आप जब बच्चों का यहाँ पे मेंटल मैथ जब काम करेगा तो अपने आप आंसर आएगा कि 1000 में से 700 ml माइनस कर दे तो 300 ml आ जाएगा। ये टॉपिक बनेगा क्लास 4th के लिए। 3rd के लिए सिर्फ कंपैरिजन बनेगा, कौन से ऑब्जेक्ट में ज़्यादा कौन से ऑब्जेक्ट में कम, और लीटर 3 लीटर 2 लीटर मिला के कितने लीटर हो गया ये सब मिलेगा, है ना। सिंपल 3rd क्लास में सिंपल। और अगर ml की बात करोगे तो सिंपल उसके अंदर इतनी बात करोगे 500 ml और 500 ml, उसमें डीप में नहीं करोगे 150 ml 78 ml, वो नहीं करोगे, वो क्लास 5th में चली जाएगी, ठीक है। तो लेवल को हमें ध्यान में रखना है। इस तरह से बच्चों वाटर ऑब्जेक्ट यहाँ होता है कंप्लीट, और जो मैंने बताया वो ही उतना ही फाइनल नहीं है, उसके अलावा आपका जो माइंड है एकदम खुला रखना है। जो भी कंसेप्ट आपको अपने तरीके से पेश करना है कर सकते हो, यू आर फ्री, टोटली फ्री। सबसे पहली बात आपका प्रोजेक्ट जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका काम है सुंदर होना चाहिए, लिखा हुआ हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखना खुद नहीं है, किसी और से लिखवाना नहीं है, ठीक है। राइटिंग अच्छी, प्रेजेंटेशन अच्छा। प्रेजेंटेशन कराने में पेरेंट्स मदद कर देंगे कि किस तरह से क्या करना है। और जो भी टॉपिक अगर आप लो उसके साथ में एक मॉडल बना के दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बाई चांस नहीं दे पाते हो तो नो प्रॉब्लम। ये था कि आपको किस तरह से एमडीपी प्रोजेक्ट बनाना है वाटर थीम पर। अभी मैं कुछ और टॉपिक लेता हूँ, जैसे शेल्टर लेता हूँ, फूड लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेता हूँ। उसमें मैथ कहाँ जुड़ रहा है, देखो शेल्टर में मैथ कहाँ जुड़ रहा है कि मान लो आप जिस घर में रहते हो, शेल्टर है ना वो आपका, जिस घर में रहते हो उस घर को माप दो, आपके घर का साइज क्या है माप दो, उसकी हाइट कितनी है माप दो। अगर क्लास 3 में हो तो देखो मीटर में कितना बनता है, कितने मीटर लेंथ है, कितने मीटर विड्थ है, कितने मीटर हाइट है ना। उस 4th में हो तो देखो सेंटीमीटर इतने हो रहे हैं और मीटर इतने हो रहे हैं, है ना। क्लास 5th में तो इंच भी कवर कर दो, इंच, ठीक, इंच भी ले सकते हो, मीटर भी ले सकते हो। क्लास 5th में तो सारे यूनिट जितने आप जानते हो लगा दो, ठीक है। आपका
कंपैरिजन करो, अगर थर्ड में हो तो कंपैरिजन करो कि आपका किचन का साइज बड़ा है या आपके बेडरूम का या स्टोर रूम का साइज बड़ा है ना। इस तरह से कंपैरिजन करो। या फिर दूसरा तरीका है कि आप मॉडल बना के अपना खुद का एक मॉडल बनाओ घर का, उस मॉडल का साइज, वो साइज पेश करो। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये होता है कि बच्चे को ये सारे प्रैक्टिकली लाइफ में प्रैक्टिकली बच्चा इन चीजों को जानता है नहीं जानता, बस उसके लेवल के हिसाब से। फिर इन्हीं चीजों के बारे में बेसिक ऑपरेशंस कराओ, जैसे ऐड कराओ, सब्ट्रैक्ट कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, है ना। फिर मान लीजिए मैंने लिया फूड में लिया कि कौन सा फूड है जो हमें बाजार में किलोग्राम के हिसाब से मिलता है, कौन सा फूड है जो हमें लीटर के हिसाब से मिलता है, कौन सी फूड आइटम है जो लेंथ के हिसाब से मिलती है। तो बच्चों किलोग्राम में जैसे मिलता है तो आलू मिलता है, पोटैटो मिलता है, टमाटो मिलता है ना, कैबेज मिलती है, सब्जियां हैं, और फ्रूट जो है हमें मिलती है किस पे, केजी के हिसाब से। और लीटर के हिसाब से ऑयल, मिल्क, बाहर आजकल तो पानी भी बिक रहा है ना, पानी मिलता है, छाछ मिलती है, दही मिलता है, ये ml के हिसाब से मिलता है, ml और लीटर के हिसाब से, ठीक है। और लेंथ के हिसाब से क्या मिलता है, लेंथ के हिसाब से मिलता है, सोचो, पिज्जा, लेंथ के हिसाब से पिज्जा मिलता है। तो फिर फूड आइटम में पिज्जा लिया, पिज्जा से आपको टीचर कराते हैं ना क्लास में, इसके 4 पार्ट कर दिए, फ्रैक्शन बन गया, क्लास 5th और 4th में फ्रैक्शन आ जाता है। तो इस तरह फूड आइटम के बारे में आप अपना मैथ प्रेजेंट कर सकते हो, और अगर फूड आइटम लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा मैथ कनेक्ट करना। फिर और है कि फूड आइटम में एक्सपायरी डेट होती है, डेट ऑफ पैकिंग होती है और डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, तो उसका ड्यूरेशन फाइंड आउट करो कितना होता है, और कौन सी फूड आइटम ऐसी है जो लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं, और कौन सी फूड आइटम ऐसी है जो जिनकी वैलिडिटी सिर्फ 2 days होती है, 1 day होती है, ऐसा भी होता है ना। तो ठीक है बच्चों, यही टॉपिक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, MDP कैसे करना है ना। और फिर से बता देता हूँ एक बार और, EVS जब देखोगे तो देखना है कि बच्चे ने ऑब्जर्व क्या किया है उस टॉपिक के बारे में, और जनरल लाइफ में उसने सीखा क्या है। इंग्लिश में क्या देखेगा कि बच्चे ने उस टॉपिक के बारे में स्पेलिंग क्या क्या नहीं सीखी है। लेवल ध्यान रखना है, क्लास 5th का बच्चा मैंगो की स्पेलिंग नहीं लिखेगा, लेवल अलग होगा, क्लास 3 का लेवल अलग होगा, ठीक है। और लैंग्वेज में क्या रहेगा, एक स्पेलिंग रहेगी, और राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, अपने माइंड से क्या क्या विचार वो अपने पेपर पे ला सकता है, 10 सेंटेंसेस ओनली, ठीक है। और मैथ में बेसिक ऑपरेशंस, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो स्पेशल टॉपिक जो जुड़ेगा वो एक पैटर्न ले लो। फिर एक जो टेबल होता है वो बड़े आसानी से जुड़ जाता है, कि जैसे एक गार्डन में मैंगो ट्री है इतने, एप्पल ट्री हैं इतने, और बनाना ट्रीज इतने हैं, फिर नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं। ये क्लास 3rd में, 4th में, 5th में वो आपका चपाती चार्ट आ जाता है ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी आपको कवर कर लेना है। होप कि सभी को समझ में आ गया होगा MDP। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि क्या MDP और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी एक ही है। इसका जवाब है नहीं, दोनों अलग अलग हैं। MDP साल में एक बार एक ही टॉपिक पूरे साल खींचना है, जबकि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी बच्चों को हर महीने एक एक्टिविटी होती है। वो क्लास टीचर जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो अपने आप करवाते रहते हैं, उसमें आपको पेरेंट्स को इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमारे टीचर जो होमवर्क देते हैं रेगुलर, उसी में वो कवर हो जाती है, तो उसके भी मार्क्स रहते हैं, उसके मार्क्स रेगुलर जो बच्चों का सबमिशन होता है उसके हिसाब से रहते हैं, है ना। वो तो सब्जेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी के लिए आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है तो सिर्फ MDP पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 20% वेटेज MDP की है। तो
आशा करता हूँ आज का ये सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल होगा और भविष्य में भी उम्मीद भी करता हूँ कि किसी तरह का किसी बच्चे को, किसी पेरेंट को डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर, कोई बच्चा कोई टॉपिक समझ नहीं पा रहा है तो उसके वीडियो भी हम दे सकते हैं आपको। तो बस ज़रूरत इस बात की कि हमें पता चले कि हमारे बच्चों को कहाँ पे हमारी ज़रूरत है कि हम इस वीडियो के माध्यम से उन तक पहुँच सकें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। नमस्कार।